हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट SD1 पोजीशन ऑन अमेजॉन, और साथ ही साथ में SD1 ही नहीं, सारी की सारी चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। और एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग शॉर्ट में अमेजॉन के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब कुछ, जॉब प्रोफाइल्स, CTC ब्रेकडाउन, वर्क कल्चर, प्रमोशंस, सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको 3-4 वीडियो के सारा आपको कंटेंट है वो इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अमेजॉन की, तो भाई अमेजॉन है क्या, एवरीवन नोज। तो अमेजॉन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और अमेजॉन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अमेजॉन एलेक्सा है, अमेजॉन का खुद की ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, इनके ऊपर काम करती है और वो फ्रेशर्स को हायर करती है इन प्रोडक्ट्स को इन्हेंस करने के लिए या फिर कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। तो जनरली फ्रेशर्स को हायर करती है टॉप कॉलेजेस से, साथ ही साथ में ऑफ कैंपस से भी ये कंपनी हायर करती है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। तो देखो, जो जॉब प्रोफाइल वाला सेक्शन है वहाँ पे सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि अमेजॉन फ्रेशर्स को किन किन पोजीशंस पे हायर करती है। तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो है प्रोग्रामर एनालिस्ट, सेकंड पोजीशन है SD1 और थर्ड पोजीशन है डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो अब तीनों का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूं प्रोग्रामर एनालिस्ट की, ठीक है, तो प्रोग्रामर एनालिस्ट की जो पोजीशन है उसमें आपको जनरली प्रोडक्शन सपोर्ट प्लस डेवलपमेंट का काम मिलता है। ठीक है, तो अब हल्का सा मैं इसको समझाता हूं कि प्रोडक्शन सपोर्ट होता क्या है। प्रोडक्शन सपोर्ट ये होता है कि जब भी कोई चीज़ डेवलप होती है या डेवलप हो रही होती है तो उसमें जितने भी इश्यूज आते हैं, जिसको हम बेसिकली अगर कंपनी की टर्म में बोले कि जितने भी टिकट रेज होते हैं, तो उसको हैंडल करने का काम जो होता है वो प्रोडक्शन सपोर्ट टीम का होता है। ठीक है, तो वो वाला काम प्रोग्रामर एनालिस्ट में आपको देखने को मिलता है और साथ ही साथ में डेवलपमेंट का भी काम आपको देखने को मिलता है। दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और डेवलपमेंट का काम भी देखने को मिलेगा। आपको दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन जो डेवलपमेंट का कंपोनेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ SD1 के साथ। ठीक है, तो अगली प्रोफाइल पे आते हैं। जो सेकंड प्रोफाइल है वो है SD1। तो SD1 के बारे में तो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, तब भी मैं शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ। SD1 इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1 रोल, जहाँ पर क्या काम होता है, जहाँ पर सबसे पहले जब आपको रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं उन रिक्वायरमेंट्स का आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आप उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा टीम में आपका डिस्कशन वगैरह होता है, आपके एनालिस्ट के साथ, बिजनेस एनालिस्ट के साथ डिस्कशन होता है, जितने भी लोगों के साथ होता है। अब बात करेंगे हम SD1 के लिए। तो SD1 का जो जॉब रोल होता है आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ही पता है। तो इसमें जो आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है वो पूरा फॉलो किया जाता है। मतलब सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के बाद कोई मॉडल चूज़ किया जाता है, उसके बाद उस चीज़ का ऑब्जेक्ट्स बना जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे फिर कोड वगैरह होते हैं, कोड के बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज़ आता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के बाद उसका टेस्टिंग फेज़ आता है, टेस्टिंग फेज़ के बाद आपका डिप्लॉयमेंट फेज़ आता है। तो ये सारा जितना भी लाइफ साइकिल का काम है ये कहीं ना कहीं SD को दिया जाता है। इसमें जो टेस्टिंग वाला काम है वो जनरली SDET को दिया जाता है, लेकिन आपके यूनिट टेस्टिंग वाले केस हो गए तो वो SDE हैंडल करता है। तो यहाँ पर सारा वर्क इन्वॉल्व हो जाता है SDE के अराउंड। ये काफ़ी जेनरिक टर्म है। एक जो SDE होता है वो किसी भी चीज़ पे काम कर सकता है, मैं आकर आपको सीधे सीधे बताऊं तो। ठीक है, तो ये होती है SDE की प्रोफाइल, जिसमें कभी कभार आपको प्रोडक्शन सपोर्ट पे भी काम करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेटा एनालिस्ट की, तो देखो जो डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल है उसका जनरली काम करता है आपका जो रॉ फॉर्मेट का डेटा होता है उस डेटा को एक ऐसे फॉर्म में लाना जिसका यूज़ किया जा सके, और साथ ही साथ में डेटा से कुछ बिजनेस इंसाइट्स निकल के आपको दिए जा सकें कि भैया हमें रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या चाहिए, उस हिसाब से हमें डेटा को, रॉ डेटा को हमने उसको मैनिपुलेट किया और वो वाला डेटा निकाल के दिया, जिसमें आपकी कोडिंग भी इन्वॉल्व होती है, थोड़ा सा मैथ्स भी इन्वॉल्व होता है और साथ में रिक्वायरमेंट गैदरिंग और काफ़ी चीज़ें होती हैं, स्टेक होल्डर से आपका सीधे डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो ये सब इन्वॉल्व रहता है। तो ये कुछ प्रोफाइल होती है आपकी डेटा एनालिस्ट की। तो आई थिंक मैंने फ्रेशर्स की तीनों जो प्रोफाइल डिस्कस कर लिए, और अब हम आगे चलते हैं CTC की तरफ। देखो CTC को अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं तो देखो CTC जो है वो SD1 का कैसा है, तो पूरा स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपका 45 LPA का इसका CTC स्ट्रक्चर बनता है, जो अभी नया वाला है। ठीक है, अब उस नए वाले में होता क्या है, अगर देखो आप अगर ऑफ कैंपस से हायर हो रहे हो ना, तो ऑफ कैंपस में जनरली क्या होता है, आपके नेगोशिएशंस के चांस ज़्यादा होते हैं। ऑन कैंपस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑन कैंपस में कंपनी क्या होती है कि किसी ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आई तो उस कंपनी की प्लेसमेंट सेल, मतलब उस कॉलेज की प्लेसमेंट सेल जो होती है उसके साथ आपका कंपोनेंट वगैरह डिस्कस होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें मैनिपुलेट नहीं हो पाती हैं।
अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूं तो ऑफ कैंपस में आपके नेगोशिएशंस चलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें आपका कुछ अलग हो सकता है। लेकिन अगर मैं जेनरिक स्ट्रक्चर की बात करूं, जो अपडेटेड स्ट्रक्चर है, उसमें जो आपका बेस कंपोनेंट है लगभग 15 से 15.5 लाख, मतलब 15 एलपीए के अराउंड रखा गया है। और जो आपका टोटल सीटीसी है वो है आपका 45 एलपीए, ठीक है। अब इसमें जो ज्वाइनिंग बोनस है वो लगभग आपको 15 लाख रुपए का मिलता है, 9 लाख और 6 लाख, ठीक है। तो इतना आपको लगभग ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। और साथ ही साथ में आपको रिलोकेशन बोनस मिलता है 1.5 लैक्स, ठीक है। और इसी के साथ आपको लगभग 13 लाख के स्टॉक्स मिलते हैं जो आपके 4 ईयर्स में वेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब 4 ईयर के एंड में आपको पूरे स्टॉक्स 13 लाख तक के मिल जाते हैं। और जो स्टॉक्स की वैल्यू होती है वो ऑब्वियसली कंपनी पे ही मैटर करती है कि भाई कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, तो उस पर आपकी स्टॉक्स की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। और इसके अलावा तो और कोई कंपोनेंट होता नहीं है। आपका बेस सैलरी हो गया, आपका ज्वाइनिंग बोनस हो गया, आपको रिलोकेशन बोनस हो गया और स्टॉक्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा आपका इंटरनेट रीएम्बर्समेंट है। इंटरनेट रीएम्बर्समेंट आपको लगभग 1200 का मिल जाता है। फूड कूपन्स अमेजोन की तरफ से मिल जाते हैं 100 कूपन्स, ठीक है। और इतना आपको मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको मेडिकल इंश्योरेंस विथ योर डिपेंडेंट्स की सुविधा भी मिल जाती है। अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपकी 1.5 लाख रुपए अकाउंट में क्रेडिट हो रहे होते हैं पूरे फर्स्ट ईयर को लेके, और सेकंड ईयर में थोड़े से कम हो जाते हैं। थोड़े से कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ज्वाइनिंग बोनस कम हो जाता है, ठीक है। तो जो ज्वाइनिंग बोनस का कंपोनेंट है वो डिवाइड बाय 12 करके उस पर 30% टैक्स लगता है, तो उस हिसाब से आता है आपकी सैलरी में। और जो आपकी बेस सैलरी होती है उस पर 20% टैक्स लग रहा होता है। और साथ ही साथ में जो आपका रिलोकेशन बोनस है उस पर भी आपका लगभग 30% का टैक्स लग जाता है। और जो आपका रिलोकेशन बोनस है वो 1.5 लाख से 1 लाख रुपए हो जाता है आफ्टर डिडक्टिंग योर टैक्स। और इसके अलावा सीटीसी में और कोई कंपोनेंट है नहीं, ऐसा ही है। तो आप फर्स्ट ईयर में अपनी जो सैलरी है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, लगभग 1.5 लाख रुपए आपकी क्रेडिट हो रही होगी पर मंथ। आई होप आपको सैलरी तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी दी है। तो अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो वो बात करते हैं अमेज़ॉन के वर्क कल्चर के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वर्क कल्चर को डिस्कस करते हैं। तो अमेज़ॉन कैसा वर्क कल्चर फॉलो करती है। जो SD1 का रोल होता है तो शुरू में जर्नली 6 महीने से लेके 1 साल तक उनको डिज़ाइन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप कोड इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे होते हो, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हो, पूरे डेवलपमेंट में आप इन्वॉल्व होते हो, मीटिंग्स आप कर रहे होते हो, ठीक है। और ऑन कॉल के पीरियड पर भी आप जा रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो। लेकिन डिज़ाइन में आप आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर के बाद धीरे धीरे इन्वॉल्व करने लग जाते हो। और आप तब SD2 पर प्रमोट कर दिए जाते हो जब ऐसा लगता है कि यार हाँ ये डिज़ाइन वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। अगर मैं बात करूँ माइक्रो सर्विसेज की, तो माइक्रो सर्विस वाली चीज़ में इसको थोड़ा सा नॉलेज हो गया है, उस लेवल पे आप SD2 पे प्रमोट हो जाते हो। उसके बारे में, प्रमोशंस के बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो वर्क कल्चर का जो मेन चीज़ है वो ये है कि जिस लेवल की आपको लर्निंग मिलती है ना अमेज़ॉन में, वो किसी और कंपनी में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अमेज़ॉन में वर्क हार्ड वाला कल्चर है, साथ ही साथ में पार्टी हार्ड वाला भी वर्क कल्चर है। अब इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ ये है कि जब कई कंपनियां आपको एज अ SD1 रिक्रूट करती हैं, मतलब ऑन कैंपस से कर रही हैं या ऑफ कैंपस से कर रही हैं, तो जिस लेवल का वो इंटरव्यू लेती हैं उस लेवल का उनका वर्क नहीं होता। वर्क काफ़ी ईजी होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा कोड को इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता है, या मतलब सही बताऊँ तो उतने हाई लेवल की आप लर्निंग नहीं कर रहे होते जिस लेवल का आपने इंटरव्यू दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अमेज़ॉन आपकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करती है लर्निंग्स के मामले में। अमेज़ॉन की लर्निंग्स उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सही हो जाती हैं, क्योंकि जब आप SD2 पोजीशन तक जा रहे होते हो तो यार आप डिज़ाइन को भी समझने लग जाते हो, जिसको मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं रियली मैं SD2 बोल भी सकता हूँ। वरना कई कंपनीज SD2 को हायर करके पहले पूरे एक एक चीज़ को सिखाती हैं, उनको तब कुछ भी नहीं आ रहा होता है डिज़ाइन के बारे में। तो ये चीज़ अमेज़ॉन की काफ़ी सही है। अगर आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहो या अपने ऑब्वियसली कैरियर ग्रोथ के हिसाब से देखना चाहो, तो यस, अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड इवन बेस्ट कंपनी इन इंडिया टू वर्क विथ, ठीक है। तो ये बात तो है। अगर मैं बात करूं वर्क लाइफ बैलेंस की, तो वर्क लाइफ बैलेंस का एक कंपनी की नहीं है ये बात, ये हर कंपनी की बात है कि वर्क लाइफ बैलेंस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर टीम एंड किस टाइप का आप काम कर रहे हो, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस खराब है या इस कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, आप किसी भी कंपनी पर लिटरली पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक ही कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस किसी आदमी को मैनेजेबल लगता है, एक ही कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस किसी को खराब लगता है, बिकॉज दिस डिपेंड्स अपॉन टीम। और यार
एक चीज़ और ही होती है, टीम भी होती है और एक होता है वर्क करने का स्टाइल। कई लोग होते हैं, जैसे मैं भी जैसे काम कर रहा हूँ अभी करंट कंपनी में अपनी, तो कई लोगों को क्या होता है कि चीज़ों को पुश करने की आदत होती है कि अगर 12 बजे काम मिल गया तो जब तक डेडलाइन के 2 घंटे नहीं बचेंगे तब तक वो उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करेंगे, उनका नेचर ही ऐसा होता है। तो उनको फिर वो लगता है कि यार कंपनी का हैक्टिक हो रहा है, ये हो रहा है। और कई लोग जो काम को लेके सिंसियर है, उनको मुझे नहीं लगता कि वर्क लाइफ बैलेंस का ऐसा कुछ इशू देखने को मिलेगा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम ले रहे हो। कई लोग 7-7 साल काम कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूबर्स को देखो, इतने सारे यूट्यूबर्स मौजूद मौजूद हैं अभी अमेजोन के इस टाइम पर यूट्यूब पर, तो अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब क्योंकि यूट्यूब के लिए भी ऑब्वियसली टाइम निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही वर्क लाइफ बैलेंस ट्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टीम पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं आप पे भी डिपेंड करता है यार। अगर आप अपना पूरा एक टू डू लिस्ट बना के हर चीज़ को सिंसियरली लो, अगर देखो मेन बात होती है सिंसियरली लेना। अगर आप ऐसा करोगे कि भाई जब डेडलाइन है उसके 4 घंटे बाद ही पहले ही आपकी नींद खुल रही है, तो आपको हैक्टिक लगेगा ही। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ गए होगे, हर कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस आदमी पे और उसकी प्रोजेक्ट टीम पे डिपेंड करता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सेम गोज विथ अमेजोन। तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है वर्क कल्चर के बारे में, तो लेकिन अच्छा वर्क कल्चर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ प्रमोशंस के बारे में। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि लोग पूछते हैं कि भाई SD1 से SD2 पे प्रमोट कब हो पाएंगे। तो देखो, अगर मैं इसमें बात करूँ तो SD1 से SD2 के लिए प्रमोट होने के लिए जो आपकी प्रक्रिया है वो 2 साल पे चालू हो जाती है, जब आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है इन अमेजोन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 2 साल वाले प्रैक्टिकली कितने लोग हो पाते हैं SD2 पे प्रमोट, तो उसका परसेंटेज काफ़ी कम है। जनरली लोग 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद SD2 पर प्रमोट हो रहे होते हैं, जनरल फैक्टर है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली गुड है वो 2 साल के बाद भी प्रमोट हो जाते हैं SD2 की पोजीशन पे। तो ये अमेजोन में SD2 का रहता है। और अगर मैं बात करूं कि कंपोनेंट की, तो भाई SD2 को अमेजोन काफ़ी अच्छा पे पैकेज प्रोवाइड करा रही होती है। अगर आप ऑफ कैंपस से भी आओगे सो अमेजोन का CTC ऑफ SD2 इज़ फैंटेस्टिक। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रमोशंस की बात। छोटे से बात कर लेते हैं हायरिंग की और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। वैसे तो आप सबको ही पता होगा, नहीं पता तो शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, हायरिंग ऑफ कैंपस करती है, ऑन कैंपस करती है, बहुत ज़्यादा हायर करती है, अलग अलग टीम्स के लिए पूरे साल भर हायर करती है। अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू राउंड्स की, तो देखो सबसे पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है जिसमें आपके 3 कोडिंग क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और साथ ही साथ में आपका एक बिहेवियर का असेसमेंट टेस्ट भी आ रहा होता है। जब उस टेस्ट को आप क्लियर कर रहे होते हो, 3 इंटरव्यू हो रहे होते हैं, इसमें आपके 2 प्रॉपर टेक्निकल इंटरव्यू हो रहते हैं विच इज़ एंटायरली फोकस्ड ऑन DSA। उसके बाद एक बार रेजर राउंड होता है जो आपका DSA प्लस प्रोजेक्ट्स पे प्लस कोर CS फंडामेंटल्स पर भी नज़र रखे रह रहा होता है। और इसी के साथ साथ आपका एक हायरिंग मैनेजर राउंड भी हो सकता है, अदर राउंड। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 से 5 राउंड की टोटल एक प्रक्रिया होती है फॉर द पोस्ट ऑफ SD1। प्रोग्रामर एनालिस्ट के लिए भी लगभग सेम ही प्रोसेस फॉलो करती है अमेजोन। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया है। तो आई थिंक अब तो मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। और किसी और कंपनी के बारे में इस टाइप का डिटेल्ड अगर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।